अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं नबीला अजीज़। प्रोग्राम के एंकर आदिल निज़ामी हज पर हैं तो मेज़बानी के फ़राइज़ में अंजाम दे रही हूं। नाज़रीन, ईरान अमरीका में सालिसी के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें जारी हैं और इसके लिए पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। इस वक्त दुनिया भर की नज़रें इस दौरे पर लगी हैं क्योंकि अमन के लिए ये एक मेक और ब्रेक मोमेंट है। ईरान और अमेरिका मुआहदे के करीब हैं या एक बुनियादी MOU पर इत्तफाक के साथ जामे मुज़ाकरात की तरफ बढ़ने वाले हैं। फील्ड मार्शल के पूरे इस दौरे से इसी बात का तयन होता नजर आ जाएगा। पाकिस्तान ने बतौर सालिस अपने खिलाफ होने वाले तमाम मनफी प्रोपेगेंडों के बावजूद अमन के लिए कोशिशें की हैं और इसी वजह से 7 अप्रैल से आज तक मशरिक़ वस्ता में सीज़ फायर बरकरार है। इसीलिए नताइज के लिए मज़ीद कितना पुरुमीद रहना चाहिए, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान 4 रोज़ा दौरे पर चीन गए हैं। पाक चीन ताल्लुकात के 75 साला सिफारती ताल्लुकात और बिलखसूस मौजूदा आलमी हालात के तनाजुर में मज़ीद कितना अहम है। आखिर में हम बात करेंगे भारत की, जो खुद साख्ता विश्व गुरु के ज़ौम में मुब्तला था। वहाँ मोदी सरकार आलमी रुसवाई और सिफारती तन्हाई के बाद आजकल अपने नौजवानों के हाथों रुसवा हो रही है। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं अपने पैनल का तारुफ आपसे करवा देती हूँ। आज हमारे साथ जो मेहमान होंगे उनमें मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर कमर चीमा माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हमारे साथ मौजूद होंगे। जावेद मलिक साबिक सफ़ीर भी हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जनरल साहब आपकी जानिब आऊँगी। सर, कहिएगा, फील्ड मार्शल का दौरा गुज़श्ता रोज़ वो ईरान पहुँचे हैं, क्या समझते हैं कितना सिग्निफिकेंट है जो इस वक्त सूरत हाल है ख़ित्ते की, उसके लिए? मैम अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। बाकी पैनलिस्ट को भी मेरा सलाम। देखिए, मेरे नज़दीक मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस चीज़ के बारे में, बिकॉज ईरान और अमेरिका इन्होंने दोनों ने बहुत नुकसान उठाया इस जंग में और मैं समझता हूँ कि अमेरिका अपनी जो ऑप्शंस है वो एग्जॉस्ट कर चुका है। पहले तो जंग ये शुरू हुई जब तो ट्राइलेटरल थी, इसमें इजराइल अमेरिका एक साइड पे और ईरान दूसरी साइड पे। लेकिन जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड हुआ है और पहले ईरान ने किया फिर अमेरिका ने काउंटर ब्लॉकेड किया, तब से इसमें पूरी दुनिया शामिल हो चुकी है इस जंग में। इसके ना सिर्फ अभी ईरान अमेरिका और इजराइल डायरेक्ट इम्पैक्टेड है बल्कि पूरी दुनिया इम्पैक्टेड है। ऑयल की सप्लाई चेन जो है वो बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्टेड है। ऑयल की प्राइसेस फ्लक्चुएट होती रहती हैं और इस वक्त मेरे नॉलेज के मुताबिक ओवर $100 पर बैरल हैं, जो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ग्लोबल इकॉनमी के लिए ज़हर कातिल है। तो इस सिचुएशन में ऑप्शन कोई नहीं बची कोई नेगोशिएटेड पीस के अलावा। हमारे लिए ये बहुत खुश आइंद और फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान इमर्ज हुआ एज एन एजेंट ऑफ पीस और हमने इन स्पाइट ऑफ द स्पॉयलर्स जो इस सारे प्रोसेस को सबटाज करने की उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके बावजूद हम एक प्रोसेस पे जारी रहे हैं और इस वक्त फील्ड मार्शल जो है वो ईरान में है और ऐसा फील होता है क्योंकि पिछले 2 दिन से ये चीज़ें सर्कुलेट कर रही है कि एक ड्राफ्ट MOU जिसके 8 पॉइंट्स हैं वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है कि उसके ऊपर काफ़ी हद तक एग्रीमेंट्स हो चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें एक अच्छी खबर मिलेगी। ऑल्दो मैं समझता हूँ कि इजराइल जैसे और इंडिया जैसे जो स्पॉयलर्स हैं वो अभी भी कोशिश करेंगे कि इस प्रोसेस को सबोटाज किया जाए। बिल्कुल, सबोटाज करने की कोशिशें की भी जाती रही हैं, माजी में हम देखते भी रहे हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप कहिएगा, आप क्या समझते हैं अब जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हो चुकी है, फील्ड मार्शल भी इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, मोहसिन नकवी भी ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं, क्या समझते हैं जो दोनों फरीक हैं अमेरिका और ईरान, इन दोनों में किसकी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं इस सारी सिचुएशन में? देखें, ये सवाल स्ट्रॉन्ग पोजीशन का शायद नहीं है। सवाल ये है कि जो कुछ भी दोनों पार्टीज ने करना था वो तो कर लिया है एट द मोमेंट। जो नजर आ रहा है कि अमेरिकन ने स्ट्राइक की, ईरान ने रेजिस्ट किया। ईरान ने जो जंग लड़ी वो ऐसी जंग थी कि अमेरिका ने महसूस किया कि सीज फायर भी हो और अब हम डायलॉग की तरफ जाएं। ईरान का वो सरेंडर चाहते थे, वो समझते थे कि लोगों को इंस्टॉल किया जाए। शायद वो समझते थे कि अहमदी निजाद को जो है वो एक इंस्टॉल किया जाएगा वहाँ पे, जो फॉर्मर ईरानी प्रेसिडेंट हैं, और वो जिस तरह सीरिया में प्रेसिडेंट अल शरा की एक शक्ल होंगे। तो बहुत कुछ सोच के बैठे हुए थे अमेरिकन भी, लेकिन ईरान का अपना एक प्लान था।
लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान को कहीं, क्योंकि उनकी अपनी टेरिटरी थी, उन्होंने कहीं जाना नहीं था, तो उन्होंने अपने हिसाब से परफॉर्म किया और वो एक मजबूत प्लेयर के तौर पे भी सामने आए हैं। और देखें आज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है वो उन्होंने उसको बंद किया हुआ है। बिल्कुल। दूसरी तरफ जाहिर बात है अमेरिकन की कैपेबिलिटी है कि वो जब भी स्ट्राइक करना चाहें वो कर सकते हैं ईरान के ऊपर, लेकिन उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सवाल ये है कि क्या जो कुछ सिचुएशन अभी पिछले 2-3 महीनों में डेवलप हुई है, हुँ, उसकी बुनियाद के ऊपर किसको टेबल पे क्या मिलेगा? क्या ईरान अगर जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको डाउन ब्लेंड करेगा? क्या ईरान परमानेंट जो जंग बंदी है हमेशा के लिए वो करवा पाएगा कि उसके ऊपर दोबारा हमला नहीं होगा? अमेरिका इससे क्या निकालेगा, जो अमेरिका बार-बार कहता है कि हम ईरान को न्यूक्लियर पावर में बनना देंगे। पहले तो वो कहते थे कि ईरान जो है उसकी हमने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस खत्म कर दी और अब न्यूक्लियर डस्ट का उन्होंने क्या करना है या उसकी हुँ। क्या सिचुएशन है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी भी पता चल रहा है कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो ईरान से वापस आ गए हैं। ईरानी जी। मीडिया, मैं भी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया से देख रहा था, और कोई 14 पॉइंट का फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर जो दैट इज़ बेसिकली ईरान समझता है कि फाउंडेशन है डायलॉग की। इधर अमेरिका के अंदर भी ट्रम्प साहब ने अपने बेटे की शादी पे जाना था, वो नहीं गए। बिल्कुल, वो वापस आ तेल गए हैं वहाँ से। हुँ, जी, तेल की कीमतें जो हैं वो डबल हैं। हुँ। वो व्हाइट हाउस में रहे हैं सैटरडे एट लीस्ट, जो नज़र आ रहा है। तो द पॉइंट इज़ कि ये टेबल पे क्या मिलेगा किसको, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और प्रेशर है ट्रम्प साहब के ऊपर भी। और और दूसरी अभी थोड़ी और सी आई है। दूस जी, दूसरी बात ये भी इस वक़्त है कि देखें दोनों साइड्स अब डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए नहीं खेल रहे। दोनों साइड्स कंक्रीट बात करना चाहते हैं। पहले आपने शुरू में देखा होगा ट्रम्प साहब भी बातें करते थे, ईरानी लीडरशिप भी बहुत सारी ऐसी बातें करते थे, जिससे ज़्यादा ये महसूस होता था कि अवाम के लिए मैसेजिंग की जा रही है, कंक्रीट बात हो रही है, और इसके लिए पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। आपने देखा ट्रम्प साहब ने कुछ अर्सा पहले कहा कि हम बिल्कुल परसों हमला करने, कल हमला करने वाले थे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने ईरानी लीडरशिप को बताया कि अमेरिकन्स क्या सोच रहे हैं, और चीज़ों को थोड़ा करीब करने की कोशिश की गई। इसीलिए मोहसिन नकवी 2 दफ़ा गए, फील्ड मार्शल अभी गए हैं। तो मुझे बिल्कुल लगता फ़ील्ड है कि मार्शल अभी गए और फ़ील्ड मार्शल अब जैसा एक कि अभी आप ही ने कहा कि वो वहाँ से वापसी के लिए भी रवाना हो चुके हैं। जावेद मलिक साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। जावेद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जैसा कि अभी बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब भी यही बात कर रहे थे कि हमारे आला ओहदेदार वहाँ पर मौजूद हैं, और इसके साथ-साथ मैं यहाँ पर ये इसमें ऐड ऑन करूँगी कि यहाँ वहाँ पर कतरी टीम भी मौजूद थी। तो क्या समझते हैं सफ़ारती एतबार से ये कितना अहम है? देखिए, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया मेरी तरफ से जनरल साहब को, डॉक्टर साहब को, आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, लेट मी पुट थिंग्स अ लिटिल बिट इन पर्सपेक्टिव। बात यह है कि देखिए कुछ दिन पहले हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे मुज़ाकरात किए, और कुछ एक दफ़ा गए, फिर दोबारा आए, फिर दोबारा गए आई बिलीव। तो पाकिस्तान की तरफ से जो मुखलिसाना कोशिशें हैं वो तो हैट्स ऑफ टू दैट, 100 आउट ऑफ 100 एफर्ट्स हम अगर देखें तो हमारी तरफ से पूरे हो रहे हैं। दुनिया भर उसको अप्रिशिएट कर रही है, न सिर्फ अमेरिकन बल्कि यूरोप के तमाम कैपिटल्स, अरब वर्ल्ड, इवन ईरान की तरफ से भी। और हम खुद सब इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान की मुखलिसाना सिंसियर एफर्ट्स हैं एज एन इंडिपेंडेंट मीडिएटर। लेकिन ऑफ कोर्स इस मामले का हल तभी मुमकिन होगा जब दोनों अतराफ जो है उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और इसी हवाले से बात तो हो रही थी जब वहां पर मोहसिन नकवी साहब की एक तस्वीर मैंने देखी जहां पे उनकी मुलाकात हुई जनरल वहीदी के साथ। देखिए, जो ईरान की इंटरनल डायनामिक्स को लोग समझते हैं वो आपको ये बताएंगे कि ईरान के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर डायकोटमी भी नहीं बल्कि ट्राइकोटमी है। एक तो उनकी सिविलियन लीडरशिप है जिनको आप जानते हैं, प्रेसिडेंट मसूद पेशकियान हैं, स्पीकर साहब हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं जो हमेशा मीडिया में रहते हैं, ऑफ कोर्स एज द फेस ऑफ द इरानियन गवर्नमेंट। लेकिन जो असल में फैसला साजी होती है वो IRGC करती है, इन अपने जो उनके रहबर हैं मुश्तबा खamenei साहब के साथ। तो ये जो तस्वीर वहां से रिलीज की गई तो वहां से मुझे ये लगा कि ऑफ कोर्स गालिबन ईरान ये मैसेज दे रहा है कि अब मुज़ाकरात सही जगह पे हो रहे हैं। यानी जनरल वहीदी के साथ मोहसिन नकवी मिले हैं, और जनरल वहीदी उन बहुत कम लोगों में है जिनके एक्सेस भी है, बताया जाता है कि वो मुश्तबा खamenei साहब से मिल भी सकते हैं। तो उससे अगर आप उसको अगर देखें, और दूसरी बात, बहुत बाखबर लोग जो इस सारे प्रोसेस के करीब थे, मेरी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि देखिए अगर आप देखते हैं कि फील्ड मार्शल साहब आते हैं ईरान
तो फिर लगता ये है कि कुछ मामला सेटल होने वाले हैं। तो उम्मीद तो यही थी, लेकिन ये चीज इतनी जल्दी बदल जाती हैं चीजें। अभी हम देख रहे हैं कि उनकी वहां विजिट हुई, उनकी मुलाकातों की जो तस्वीरें सामने आई उनमें वो फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं, प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं। तो उम्मीद तो ये की जा रही है कि पेशरफ्त होगी। तो अभी तक तो मुझे कोई ऐसी वहां से कॉन्फर्मेशन नहीं है कि मामला सेटल हो चुके हैं, बिकॉज एक मामला अभी तक जो है वो पेंडिंग है। वो ये है कि ईरान ये समझता है कि गो के वो अपना हुर्मुज को खोल दे, लेकिन खोलने के बाद उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनके पास हो। मुझे लगता है ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ना अमेरिका को एक्सेप्टेबल होगा, ना खित्ते के ममालिक को यहाँ पर acceptable सर मैं होगा। यहाँ पर ये भी ऐड करना चाहूँगी, जैसा कि कंट्रोल तो वो नहीं रखना, मतलब उनके पास नहीं रहने देना चाहते। इसके साथ साथ जो ट्रोलिंग सिस्टम वहाँ पर शुरू किया गया है, अब ओमान की जानिब से भी इस पर मैंने ये पिछले कुछ दिनों में कुछ खबरें सामने आ रही थी कि ओमान की जानिब से भी इस पर इत्तफाक किया गया कि ट्रोलिंग सिस्टम नहीं, उस ट्रोलिंग सिस्टम को फीस में हम कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ हमने मार्को रूबियो का एक बयान भी सुना जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि ना तो ट्रोलिंग सिस्टम वहाँ पर होगा, ना ही कोई फीस होगी, और खित्ते का कोई भी मुल्क इसमें शामिल ना हो। इसको किस तरह से नहीं, ये बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि ये जो पोजीशन वो ले रहे हैं, पहली बात तो देखिए ये मैं इस रिपोर्ट से एग्री नहीं करता। ये कुछ मीडिया में रिपोर्ट हुई है कि ओमान के साथ उनकी बात हुई, ये बहुत पुरानी बात है। जब वो उनके फॉरेन मिनिस्टर जाके ओमान से मिले थे और उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, क्योंकि असल में ये जो पानी है जिसको वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ये उनका पानी नहीं है ईरान का, ये इंटरनेशनल वाटर है, उसका बहुत कम हिस्सा उनके पास है। ज्यादातर जो है वो सी ऑफ ओमान के पास आता है, गल्फ ऑफ ओमान कह ले उसको। तो इसलिए वो ओमान के साथ उन्होंने बात की कि हो सकता है कि हमारी जॉइंट स्ट्रेटेजी बन जाए। लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ओमान कभी भी एग्री नहीं करेगा कि वो जीसीसी ममालिक के खिलाफ जाके ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट करे और वहां पे टोल आए। और देखिए, टोल लगना या फीस लगना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो जितनी भी अशिया खुर्दनोश वहां से जाएंगी उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो क्या वो हमें एक्सेप्टेबल होगा, मुझे और आपको होगा, हमारे तेल की कीमतों में अगर इजाफा हो जाता है? प्लस ये ऑलरेडी इतनी कीमतें बढ़ चुकी हैं, पेट्रोल है, किसी भी चीज को देख ले, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है। हाँ, तो अगर उस पर आप फीस लगा देंगे तो और बढ़ जाएंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि देखिए ना इंटरनेशनल लॉ में इसकी कोई गुंजाइश है, ना वहां की कोई हिस्टोरिकल बेसिस है। तो ये एक ऐसा स्टिकिंग पॉइंट है। इसको गालिबन कुछ लोग, दूसरा जो इसका मुस्बत पहलू मैं बताता हूं आपको, हो सकता है कि ये एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल हो, पॉस्चरिंग हो, और बाद में जब वो मीटिंग करें तो वो इस चीज को फोरगो कर दें। अगर ऐसा है फिर तो मुमकिन है कि पेशरफ्त होगी, लेकिन अगर यहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे तो ऑफ कोर्स फिर मुझे नहीं लगता कि प्रोग्रेस होगी। जी बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं होगी। जनरल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसा कि बात हो रही है कि कोई भी जो मुआहिदा हो जाएगा, इनिशियल फ्रेमवर्क क्या हो सकता है? क्या स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलेगी या ग्रेजुअली चीज़ों को प्रोसेस में लाया जाएगा, या कॉम्प्रिहेंसिव डील भी हो सकती है? क्या समझते हैं इनिशियल फ्रेमवर्क में क्या हम क्या तवक्को कर सकते हैं, क्या हो सकता है? देखिए, जो पिछले 2 दिन से जो मैंने एक जो फ्रेमवर्क सर्कुलेशन में देखा सोशल मीडिया पे, मेरे नज़दीक वो बहुत रियलिस्टिक था। रीज़न बीइंग कि इस वक्त जो 2 की कंटेंशियस इश्यूज़ हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान में, मेरे असेसमेंट में अमेरिका को वॉर ट्रॉफी चाहिए, और वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर डील की फॉर्म में चाहिए जो कि ओबामा की डील से बेहतर हो, ताकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपने इंटरनल ऑडियंस और ओवरऑल दुनिया को ये बता सकें कि ये जो मैंने जंग की थी इसका ये मकसद था जो कि मैंने हासिल कर लिया है। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका और इजराइल अभी तक वो कुछ नहीं हासिल कर सके जिसके लिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया था, और बल्कि मैं समझता हूँ कि वो ऑब्जेक्टिव तो दूर की बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उनके लिए एक दर्द-ए-सर बन चुका है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ईरान एडमेंट है कि वो न्यूक्लियर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर अपनी इजारादारी रखना चाहता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो 8 पॉइंट्स वाला फॉर्मेट कल फिर रहा था, वो तो मेरे नज़दीक बहुत लॉजिकल था कि सबसे पहले एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लड़ाई को रोका जाए, सीज़ फायर हो ऑल एनकम्पसिंग एयर, सी और लैंड के ऊपर, और उसके बाद उसमें ऐसे भी पॉइंट्स थे कि हम फ्यूचर के लिए कोई मैकेनिज़्म तय करें जिसमें हम तमाम पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करके तो हम कोई किसी एग्रीमेंट के ऊपर पहुँचेंगे, और दैट वो शुरू होने थे विद इन 7 डेज़। मेरी असेसमेंट में यही एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। अगर लड़ाई भी जारी रहे और साथ ही साथ हम ये भी कहें कि अपनी डिमांड्स भी देते रहें, ये एक हकीकत है कि इजराइल और अमेरिका, उन्हें नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर वो कुछ नहीं मिल रहा था जो वो चाहते थे, तो उन्होंने जंग का रास्ता अडॉप्ट किया। जंग उन्होंने कर ली, जंग से भी वो कुछ हासिल नहीं कर सके जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे। तो मेरे नज़दीक इस वक्त
एक तरफ तो अमेरिका डेफिनेटली एक सुपर पावर है, उसकी बहुत ताकत है, लेकिन जो प्ले आउट हुई है जंग और जिस तरीके से ये पिछले 2 माह से ये लड़ाई जारी है, इसमें तो मैं समझता हूँ कि ईरान ने जो अग्रेसर है उसको उसके ऑब्जेक्टिव्स डिनाई किए हैं। तो डिफेंडर अगर अग्रेसर को ऑब्जेक्टिव्स डिनाई कर दे तो मेरे नज़दीक वो जीत जाता है। तो इस सिचुएशन में अगर आप इसको ये देखें कि जंग से पहले ईरान की क्या पोजीशन थी नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर और अब जो है वो ईरान की क्या पोजीशन है। अमेरिका कंटिन्यूसली ईरान को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, हर दूसरे दिन नई स्टेटमेंट आती है, लेकिन मेरे नज़दीक ईरान ने जो वर्स्ट है वो देख लिया है, वो ऑलरेडी गुजर चुका है। इसके बाद आगे क्या वर्स्ट आएगा? बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका कैन नॉट डू, न्यूक्लियर अमेरिका कैन नॉट डू, बाकी क्या है दोबारा से बम्बार्डमेंट शुरू कर देंगे और क्या हासिल कर लेंगे। सो मेरे नज़दीक जो है वो इसी तरीके से होगा कि पहले एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि ठीक है हम लड़ाई बंद करें, विच इज़ द फर्स्ट मेजर, और हम इस बात पे एग्री करें कि हम तमाम इश्यूज़ को बहुत ऑनेस्टली और बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ डील करेंगे। टू बिगिन विद ये एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और इससे सब्सिक्वेंटली बेहतर रिजल्ट्स निकल सकते हैं उन इश्यूज़ के ऊपर जो अमेरिका के कंसर्न्स हैं और जो ईरान के कंसर्न हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप कहिएगा, बतौर सालिस पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है वो यकीनन काबिल तहसीन है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये डील नहीं होती तो क्या नताइज आ सकते हैं सामने? देखें, टू बी ऑनेस्ट, ये अगर डील नहीं होती तो ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं ना होगी। हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जाती राय में हमारी जॉब थी जो हमें, देखें हमारी जॉब क्या थी कि हमने सीज फायर करवाया। हमारे कहने पे हमने एक अच्छी एफर्ट की, दुनिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली। अब फॉर एग्जांपल ईरान की और अमेरिका की अपनी खारजा पॉलिसी है, अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, वो कैसे चीजों को लेके चलना चाहते हैं हम तो नहीं डिक्टेट कर सकते उनको। लेकिन सर, जिस तरह से हम सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि दोनों फरीक एक टेबल पर आएं और ये डील हो जाए, क्योंकि अगर डील नहीं होती तो हम पर उस तरह से इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो महंगाई जिस तरह से बढ़ जाएगी, ओवरऑल इस पूरे खित्ते की सिचुएशन किस कदर क्रिटिकल हो जाएगी आने वाले दिनों में। देखिए, वो एक सेपरेट सवाल है कि उसके बाद क्या होगा, क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो तो उसके अपने एक सवाल है। देखें, अभी फॉर एग्जांपल देख रहे थे जी, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि दुनिया के 20-22 मुल्क जो हैं वो हमसे असिस्टेंस के लिए आ गए हैं, मदद मांग रहे हैं। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं इंटरनेशनल। क्या अमेरिका को इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बर्दाश्त करना पड़ रहे? उनके यहाँ जो तेल की कीमतें हैं वो डबल हो चुकी हैं। इसी तरह इनके अपने इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ रहे हैं, उनके पास फर्टिलाइजर नहीं है और बहुत सारी चीजें उनके पास नहीं आएंगी। फसलें कैसे उगानी है, क्या करना है, और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन मुतासर है इस चीज से। तो देखें, ये जिम्मेदारी तमाम प्लेयर्स की है। जो देखें, जो हाई स्टेक गेम है ये, इसमें ईरान के जितने ज्यादा हाई स्टेक्स हैं उतने ही अमेरिका के स्टेक्स हाई हैं कि आप पूरे के पूरे अटलांटिक ओशन क्रॉस करके, यूरोप क्रॉस करके मिडल ईस्ट में एक जंग छेड़ी है, और वो जो जंग के बाद मसला ये बना हुआ है कि कीमतें तो अमेरिका में डबल हो गई हैं, तो इम्प्लीकेशन तो इनके लिए भी हैं, यूरोप के लिए भी हैं। तो ये एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तमाम प्लेयर्स की, लीडर्स की, ममालिक की, कि वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो देखें, हम अपना जॉब करेंगे, हम तो जहां पे मिसट्रस्ट को, गैप को ब्रिज कर सकते हैं वो करेंगे, ट्रस्ट को रीबिल्ड करेंगे, जो अमन के लिए कोशिशें हैं वो हम करेंगे। बाकी नाकाम अगर होते हैं तो इसमें हमारा तो जैसे किरदार नहीं है। हमारी तो तारीफ दोनों कर रहे हैं, अमेरिकन भी और ईरानियंस भी, और पूरी दुनिया पाकिस्तान का थैंक यू कर रही है कि आपकी वजह से, आप देखें, हम ऐसे फ्रेंड्स, दोस्त रखते हैं जिनके ऊपर हमारी लेवरेज है, तो हमें उसको एज ए पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के हवाले से बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की ग्लोबल प्रोफाइल के हवाले से बहुत अच्छा है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। लेकिन इसकी कॉन्सिक्वेंसेस तो जारी बात है हमारे लिए भी है। महंगाई देखें, तेल की कीमतें देखें, लोगों की जिंदगियां मुतासर हुई हैं, सप्लाई चेन ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से कोई लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी जहां से हम तेल लेते थे, कतर से, बाकी मिडिल ईस्ट ममालिक से, LNG, वो चीजें मुतासर तो हो रही हैं। तो लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है जिनके ज्यादा स्टेक्स हाई हैं। बाकी हम कोशिशें करते रहेंगे। अभी भी देखें, इतनी ज्यादा जो अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी और सऊदी अरब, कतर की जानिब से भी ये कोशिशें की जाती हैं, और अभी भी कतरी एक वफ्द जो है वो ईरान के अंदर मौजूद है। पहले भी एक कतरी वफ्द वहाँ पर मौजूद था और मुज़ाकरात के तनाजुर में भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को मेन सालिस का दर्जा मिल रहा है।
जी, आप मुझसे मेरे से पूछिए। सवाल आपका ये? जी जी, आप ही से सर। जी, तो ऑब्वियसली देखिए कई दफ़ा ईरानी लीडरशिप और अमेरिकन लीडरशिप से ये सवाल हुआ है कि कौन है क्या पाक जैसे अभी रिसेंटली एक अमेरिका के अंदर एक स्टोरी भी आई और पाकिस्तान के रोल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया गया। बेसिकली ये जानबूझ के स्टोरीज़ करवाई जाती हैं ताकि जो अपने एजेंडाज़ होते हैं पर्टिकुलरली आपको पता है इज़राइलीज़ जो हैं वो स्पॉयलर्स हैं। तो वो समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल डील नहीं हो रही तो जो डील करवाने वाले हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दो, तो डायरेक्शन सेट कर दो। तो ट्रम्प साहब देखें हमें तो इस चीज़ पे एप्रिशिएट करना चाहिए और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की कामयाबी ये चीज़ है कि अमेरिकी सदर ये कहता है कि पाकिस्तान जो है वो उसका बड़ा अच्छा किरदार है। अमेरिका के मीडिया या कोई एक आधा कांग्रेसमैन को बोल भी दे तो क्या फ़र्क पड़ता है उसमें? तो हमारी तो बड़ी क्लैरिटी है हमारे अंदर कि हमने अमेरिकन्स एंड इरानियंस की और दुनिया की हेल्प की है और बिल्कुल। इसमें जो स्पॉयलर्स हैं उनसे भी बचना है और उनके शर से भी बचना है, उनकी उनकी जो प्लानिंग है उनको भी नाकाम करना है और बिल्कुल, स्पॉयलर हर प्लानिंग तरफ को ही भी होते हैं। नाकाम करना है। जावेद मलिक साहब, आप कहिएगा, इससे पहले मैंने बात की थी कि मुज़ाकरात में किसकी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, खित्ते में आप क्या समझते हैं? जिस तरह से पहले अमेरिका की बात की जाती थी, अमेरिका के फ़ौजी अड्डे यहाँ पर मौजूद थे और ये कहा जाता था कि अमेरिका सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर भी सामने आता था और हमेशा ये कहा जाता था कि उसकी जानिब से सिक्योरिटी यहाँ पर सबको मिलेगी। लेकिन अभी हमने देखा जो जंग ईरान और अमेरिका की शुरू हुई, उसके बाद ईरान ने अपनी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग की है इस खित्ते में। तो क्या समझते हैं, ऐसा कहना दुरुस्त होगा कि ईरान की अब इस सारी सूरत हाल जब कंट्रोल हो जाएगी, ये मुआहिदा हो जाएगा, तो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन भी तब्दील हो जाएगा? नहीं जी, मैं तो इससे एग्री नहीं करूंगा। मेरी नजर में अमेरिका जो है वो दुनिया की वाहिद सुपर पावर है। सबसे बड़ी आर्मी भी उनकी है। वो इकोनॉमी में भी एक बहुत उनका स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। आप जानती हैं कि दुनिया में जहाँ तेल और गैस और गोल्ड की ट्रेडिंग होती है वो भी डॉलर में होती है। दुनिया के तमाम ममालिक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, इवन पाकिस्तान के भी जो एक बैरोमीटर होते हैं आपकी इकोनॉमी के, वो डॉलर में रखे जाते हैं। तो ये कहना कि अमेरिका की पोजीशन कमजोर हो गई है, मैं तो इससे कंप्लीटली डिसएग्री करूंगा। अमेरिका सर, अमेरिका की पोजीशन कमजोर नहीं, लेकिन ईरान की पोजीशन भी कुछ स्ट्रॉन्ग जरूर हुई है इस जंग के बाद। मेरी नजर में तो नहीं हुई। उनकी पहली, सेकंड और थर्ड और फोर्थ डे लीडरशिप जो है वो दुनिया से चली गई है। नेवी उनकी डूबी हुई है, एयरफोर्स उनकी एग्जिस्ट नहीं कर रही। 47 साल से वो जंग में, सैंक्शन उनके ऊपर लगे हुए हैं। किस तरह से उनकी बेहतर हुई आई डोंट नो। एक वो ऑब्वियसली अगर वो डिफाई करना चाहते हैं वो उनकी अपनी जगह पे है, लेकिन देखिए ये किसी एक की फतेह या इस तनाजुर में ना देखें आप इसको। हमने इस मसले का हल तलाश करना है। जहां तक पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान तो एक इंडिपेंडेंट मीडिएटर है, तो हमने तो दोनों अतराफ को यकसा तौर पर उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के आगे बढ़ना है। कुछ मामलात ऐसे होते हैं सियासत में जिन पे हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं जी। लेकिन ये जो मीडिएशन का काम पाकिस्तान कर रहा है, ये हमारी स्टेट की पॉलिसी है। हमारी जो वफाक है वो ये उसने फैसला लिया है कि हम एक इंडिपेंडेंट मीडिएटर बन के इस मसले का हल तलाश करेंगे। तो हम ईरान की बात भी समझेंगे, लेकिन अमेरिका की बात भी हम समझ के आगे बढ़ेंगे। हम एक को कम या दूसरे को छोटा नहीं कह सकते। ये हम दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर इस बिल्कुल, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को आगे लेकर बढ़ना पड़ेगा और ज़रूर ये किसी एक की जीत नहीं होगी। हमारे साथ जावेद मलिक साहब मौजूद हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के 4 रोज़ा दौरे चाइना की, जो कि आज वो चाइना पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मैं जनरल साहब आपकी तरफ आऊँगी। सर कहिएगा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 4 रोज़ा दौरे पर आज चाइना पहुंच चुके हैं। चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं इनकी अहमियत का सबको पता है, लेकिन मौजूदा आलमी हालात के तनाजुर में कितना अहम ये दौरा हम तसव्वुर कर सकते हैं? मेरे नज़दीक अमेरिका बहुत रैपिडली नीचे जा रहा है और अमेरिका जो है वो पर्टिकुलरली 25 और 26 की जंगों के बाद तो ये सारा प्रोसेस स्पीड अप हो गया है।
मतलब है एक सुपर पावर तो है अमेरिका, कोई शक नहीं, लेकिन इतनी बेबस है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ भी खुलवा नहीं पा रही है और उसको बार बार उस दरवाजे पे जाना पड़ता है जिसको वो ऑलरेडी बंद कर चुका है। यूएनओ अमेरिका नहीं मानता था, उसको जूते की नोक पे रखा हुआ था अमेरिका ने। आज उसी यूएनओ के पास अमेरिका को जाना पड़ा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवाने में मेरी मदद करें। उसे अपने दोस्तों की भी रिक्वेस्टें करनी पड़ रही हैं, उसे अपनी दुश्मनों की भी रिक्वेस्टें करनी पड़ रही हैं, उसे यूएनओ की रिक्वेस्टें भी करनी पड़ी। हैविंग सेड दैट, इस वक्त जो ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि बीजिंग इज़ एमर्जिंग एज द हब ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी। पिछले महीने के अंदर ये तीसरी विजिट हो रही है। पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की विजिट हुई, फिर प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट हुई, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए हैं। पाकिस्तान जो है वो उसका एक बहुत स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है चाइना के लिए। चाइना जो है दैट इज़ एमर्जिंग एज अ सुपर पावर और वो चैलेंज कर रहा है एस्टैब्लिश सुपर पावर को। प्रेजेंट जो ज्योग्राफी है चाइना की, वो देर आर स्कॉलर्स हू से कि प्रेजेंट ज्योग्राफी में चाइना सुपर पावर नहीं बन सकता और उसके पीछे लॉजिक ये है कि लॉन्ग सर्किटस, टाइम कंज्यूमिंग, फाइनेंशियली इंटेंसिव और वल्नरेबल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है। आज अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ब्लॉक है तो कल को स्ट्रेट ऑफ मलाका भी ब्लॉक हो सकती है। ये बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है चाइना की, जिसको मलाका डायलेमा कहा जाता है और इस मलाका डायलेमा को पाकिस्तान की मदद से चाइना मिटिगेट कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। सो पाकिस्तान इज़ क्रिटिकल फॉर चाइना और मैं ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक नया रास्ता दिया है। हम 77 साल से वेस्ट के साथ लगे हुए थे, हमने उधर से कुछ फ़ायदे उठाए, कुछ नुकसानात उठाए, लेकिन अब अल्लाह ताला ने हमें एक नई अपॉर्चुनिटी दी है जहाँ पे कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और चाइना की डेस्टिनी जो है वो म्यूचुअली एश्योर्ड है। MAD यूज़ होता है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के लिए। मैं पाकिस्तान और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में कहता हूँ म्यूचुअली एश्योर्ड डेस्टिनी। पाकिस्तान चाइना के लिए ज़रूरी है, चाइना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। सो मेरे नज़दीक ये जो हमारे अब देखें जो मई 25 में जो हमारी जंग हुई वो उसमें कोई शक नहीं कि तमाम क्रेडिट हमारे बहादुर पायलट्स को जाता है, हमारा सारा जो हमारी अपनी कैपेबिलिटी थी, लेकिन चाइना ने हमारे पीछे, चाइना स्टूड लाइक अ रॉक। उसकी मेयर ये स्टेटमेंट कि मैं किसी भी हद तक जाऊंगा पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, दिस इज़ गुड इनफ कि हमारा जो है वो जो हिम्मत और वो जो हमारा जज्बा बढ़ाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट विज़िट है। आई होप एंड प्रे कि जो बहुत अरसे से ज़रूरी है कि हम एक अपनी नई स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन करें, वो इन सारे प्रोसेस से हो जाए, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मई 25 में हो जाएगा। लेकिन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एक डिफरेंट अंदाज में प्ले करती हैं। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक सुपर पावर को एक मुसीबत से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है कि अमेरिका भी उसे काबिल कदर देख रहा है और ईरान भी उसे अच्छी नज़र से देख रहा है, चाइना भी उसे अच्छी नज़र से देख रहा है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की विज़िट मेरे नज़दीक बहुत क्रिटिकल है और ये जो प्रोसेस हमारा पीस प्रोसेस चल रहा है इसके ऊपर आई एम श्योर चाइना एक वाहिद पावर है जो कि एक गारंटर के तौर पे इमर्ज हो सकता है बिसाइड्स UN। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के वहाँ पे जाने से ना सिर्फ हमारे जो पुराने रिलेशंस हैं जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है वो और ज़्यादा सॉलिडिफाई होंगे, बल्कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर भी प्रोग्रेस होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कहिएगा, अभी जैसा कि जनरल साहब भी यही कह रहे थे कि पहले सदर ट्रंप का दौरा, फिर पुतिन का और अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का, और पाकिस्तान का सालिसी का किरदार भी सबके सामने है। तो क्या समझते हैं खित्ते के लिए क्या पैगाम जाता है वज़ीर आज़म के इस दौरे के ऊपर? देखिए, लार्जली ये एक बायलैटरल दौरा है और ये एक मौका है हमें कि हम अपने जो ताल्लुकात हैं जो कि ऑलरेडी बड़े मजबूत ताल्लुक हैं, लेकिन उनके अंदर मज़ीद उसको मटीरियलाइज करने के लिए मेरा ख्याल है अगर हम एक अच्छी, जैसे अब बातें करें CPEC 2 की बातें करते हैं या हम ये कहते हैं कि जी हम वाकई ही जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको फुल ऑपरेशनलाइज करने में कामयाब हो जाएं, तो मेरा ख्याल है यही बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, हम चाइना को ये तो कहते हैं कि हमारी वहाँ लिवरेज है, हमारे पुराना ताल्लुक है, मिलिटरीली बड़े मजबूत ताल्लुक हैं, डिप्लोमेटिक कनेक्शंस हैं, बड़ी कम्प्रिहेंसिव एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है, लेकिन हम उसको इकोनॉमिकली उस तरह मटीरियलाइज नहीं कर पाए। जिस तरह फॉर एग्जांपल इंडिया आप देखें, $125 अरब प्लस की वो ट्रेड करते हैं उनके साथ। वो कि इंडिया बड़ा मुल्क है, उनकी डायनामिक्स डिफरेंट है, लेकिन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी तो है
तो मेरा ख्याल है अगर CPEC-2 के जो फेज 2 जो है अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और चीज़ें हो सकें वो तो बड़ी अहम बात है। सिर्फ हमें एक स्ट्रेटेजिक इस रिलेशनशिप को नहीं रखना, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो, गुर्बत कम हो, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। उससे हमारी जो पार्टनरशिप है वो ऐसी हो कि हम उन इंस्टीट्यूशंस के पास ना जाना पड़े, तो हम एक्चुअली एक स्ट्रेटेजिकली ऑटोनमस कंट्री हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इस पे अगर प्राइम मिनिस्टर फोकस कर सकें तो दैट विल बी गुड फॉर द कंट्री। बिल्कुल। जावेद मलिक साहब, आप कहिएगा, CPEC-2 पर भी बात होने जा रही है, मुख्तलिफ MOUs पर साइन होंगे, मुख्तलिफ कंपनीज के CEO से मुलाकातें भी वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे में शेड्यूल है, तो क्या समझते हैं पाक चीन माशी ताल्लुकात के लिए कितना अहम है ये दौरा? जी देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो तो हमें उसके बारे में कहा जाता है कि वो हिमालय से भी बुलंद है, समुद्र से भी गहरी है और स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। और ये कोई क्लीशे नहीं है, ये हकीकत है। मैं एज ए सफारतकार जब नजर डालता हूँ हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप्स दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक के साथ हैं, लेकिन चाइना के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है वो इंडीड इट्स इन अ लीग ऑफ इट्स ओन। चाहे इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, चाहे डिफेंस कोऑपरेशन हो, जनरल साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया हमारी जो डिफेंस कोऑपरेशन है, इकोनॉमिक फोकस है हमारी इस रिलेशनशिप का। हम ये समझते हैं कि हिस्टोरिकली भी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल स्ट्रेंथ्स हैं। इवन सिल्क रूट के जमाने से आप देख लीजिए और आज CPEC-1 के बाद CPEC-2 की तरफ हम खड़े हुए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर, वैसे भी अगर आपको बताऊं कि हमारे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी प्रेसिडेंट हो, मेरी नजर में तकरीबन पिछले 15 साल में शायद 30 या 35 से ज्यादा दौरे हो चुके हैं हमारे सदूर और वज़ीर आज़म के। अभी कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट जरदारी भी वहां पे गए हुए थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर कुछ दौरान पहले गए हुए थे, अभी प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं। तो ऑफ कोर्स हमारी उनके दरमियान जो रवाबित हैं वो मुस्तहकम हैं, स्ट्रांग हैं और उसके साथ साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऑफ कोर्स एक बहुत अहम पहलू इस विजिट का जो है वो हमारे 75 साल डिप्लोमेटिक रिलेशंस की सेलिब्रेशंस है। पाकिस्तान इस साल 75 साल कंप्लीट कर रहा है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। इस हवाले से चाइना के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ तकरीबात हो रही हैं और उन तकरीबात का फोकस जो है वो ये है कि हमारी जो रिलेशनशिप है इसको स्ट्रक्चर में लाया जाए और इसको मजीद एक्सपैंड और एनहांस करने के लिए एक लाहे अमल और एक रोड मैप तैयार किया जाए, जिस हवाले से तमाम फोकस है। मैं जानता हूं कि अली बाबा जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, मार्केट प्लेस है, उनके साथ भी उनकी जो है वो MOU साइन होने वाली है। हमारी IT के वजीर जो है उनकी काफी काबीना के अहम वज़रा जो है वो उनके साथ हैं। लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए जनरल साहब से भी मैं एग्री करते हुए ये कहूंगा कि हमारी चाइना से जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मेरी नजर में हमारी अमेरिका से रिलेशनशिप भी पिछले एक साल में बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुई है और इसका क्रेडिट मैं फील्ड मार्शल साहब को दूंगा। और मेरी नजर में जिस तरह से ये दुनिया के ऊपर अगर हम आज की जियोपॉलिटिक्स, आज की इकोनॉमी को देखेंगे तो चाइना और अमेरिका जो है ये बेसिकली इस वक्त लीड कर रहे हैं इस दुनिया को। और हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती ये है कि हम दोनों के साथ हमारी एक डिप्लोमेटिक इक्विलिब्रियम है, एक मुतवाज़िन रिलेशनशिप है हमारी। चाइना के साथ भी हमारी हिस्टोरिकल टाइज हैं और वो आगे बढ़ रही हैं, और अमेरिका के साथ हमारी जो एक हमेशा से रिलेशनशिप थी लेकिन उसमें एक नई जहत आई है, एक नई रिजुविनेशन आई है पिछले 1 या 2 साल में। तो मैं समझता हूं ये पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के हवाले से, ग्लोबल वर्ल्ड व्यू के हवाले से, हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के हवाले से। तो मैं समझता हूं इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के हवाले से भी बहुत खुश आइंद है। भारत में एक नई पार्टी ने खलबली मचाई है, ये सब क्या सूरत हाल है इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब जिक्र करेंगे भारत का, जहां पर एक नौजवान जमात ने खलबली मचा दी है। बीजेपी के साथ साथ पहले बीजेपी की बात की जाती थी कि उनके इतने फॉलोअर्स हैं, उनकी इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन अभी हमने देखा कि एक नौजवान जमात सामने आई है जिसे नाम दिया गया है कॉकरोच जनता पार्टी का। और एक हफ्ते के दौरान ही उसने इतने ज़्यादा ना सिर्फ इंस्टा पे अपने फॉलोअर्स बना लिए, बल्कि बहुत सारे लोग उसमें शामिल भी होना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि जो ऑपोजिशन जमात के भी कुछ रुकन हैं जो इस पार्टी के अंदर आना चाहते हैं। जनरल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी,
भारतीय चीफ जस्टिस ने एक बयान दिया, एक रिमार्क्स दिया एक कोर्ट हेयरिंग के दौरान कि इन नौजवानों को कॉकरोचेस से उन्होंने तशबीह दे दी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से एक जमात सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि चंद ही दिनों में बीजेपी की जो मकबूलियत थी उसमें कमी होती नज़र आ रही है। क्या समझते हैं ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये बीजेपी के लिए कितना ख़तरा साबित होगी आने वाले दिनों में इन फ्यूचर? नबीला देखिए, मैं आई वाज स्माइलिंग जब आपका ये क्वेश्चन सुन रहा था। जब हम यंग थे तो एक मूवी आई थी द मैड मैड बैड वर्ड। आज मैं कहता हूँ कि इट इज़ क्रेजी 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 वर्ड। लुक एट द नेम ऑफ दिस पार्टी। और आजकल जो लोग हैं वो जिद्दत चाहते हैं, समथिंग टोटली डिफरेंट चाहते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो, लेकिन वो ऐसी चीज़ चाहते हैं जो पहले कभी ना हुई हो। ये जो पार्टी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इनके जो अभी तक जो ग्लिम्पसेस सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, जिस तरीके से वो ड्रेस अप हैं, ट्राइंग टू लुक लाइक अ कॉकरोच, इट्स रियली अमेजिंग। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बीजेपी ज़ाहिर है एक पुरानी पार्टी है और हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है। आरएसएस से वो अपनी आइडियोलॉजी ड्रॉ करती है और उन्होंने ओवर अ डिकेड इंडिया को रूल किया है। ये जो नई पार्टी इमर्ज हुई है, आजकल ये हो गया है कि जो भी चीज़ इस तरीके से इमर्ज होती है वो सडनली बहुत रैपिडली इमर्ज करती है और जिस स्पीड से वो ऊपर राइज करती है उसी स्पीड से वो नीचे भी चली जाती है। अगर पहले 1 मिलियन फॉलोअर्स लोग गेन करते थे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, तो आज 1 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर दिए जाते हैं विद इन मंथ्स। लेकिन ये कि वो पता चलता है कि आफ्टर दैट जो है वो सडनली डाई डाउन भी होना शुरू हो गया है। सो ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है ये डेफिनेटली इट्स अ चैलेंज। और हमारे जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पे कि लोग चाहते हैं कि नए लोग आए, आपको याद होगा कि आम आवाम पार्टी भी आई थी इंडिया में और वो इसी तरीके से उसने बड़ा रैपिडली राइज किया था, लेकिन वो उसको सस्टेन नहीं कर सकी। सो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत ज़्यादा थ्रेट होंगे बीजेपी को, जो कि वेल इंट्रेंच्ड पार्टी है, पुरानी पार्टी है, उसने काफ़ी लंबे अरसे तक रूल किया है। हैविंग सेड दैट, एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो ये है कि बीजेपी ऑलवेज हैज़ बिन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी का बड़ा हार्डलाइन स्टांस रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ये वही बीजेपी है जिसने 98 में हमें जवाब दिया न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स करने का। अगर हम 3 साल और लेट हो जाते और 2001 हो चुका होता, मैं नहीं समझता कि दुनिया की कोई ताकत आपको अलाउ करती कि आप ओवर न्यूक्लियर जाएं। इसके अलावा भी आप देख लें कि जो सेक्युलरिज्म जिसको हम इंडिया का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझते हैं, जिसको हर्ट करना इंडिया के एनिमीज का काम होना चाहिए, दे विल लाइक टू हर्ट द इंडिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मोदी के अगर 12 साल इस हुकूमती इस इक़्तिदार के दौर को देखा जाए, इस टाइम पीरियड को देखा जाए, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमने डैमेज होती देखी हैं। वहाँ पर अक़लियतों को वो हुकूक नहीं मिल पाते जो वहाँ पर लोगों के हकूक़ है, जो नौजवानों के हकूक़ हैं, और सबसे बढ़कर वहाँ पर बेरोज़गारी जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। डॉक्टर साहब, आप कहिएगा कि ये जो 12 साल दौरा इक़्तिदार के बाद ब्रांड इंडिया एक्सपोज हो चुका है, बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है, क्या इंडिया में बांग्लादेश या नेपाल जैसे नौजवानों के मुजाहरे होने का कोई इम्कान है? इस तरह ये जो कॉकरोच जनता पार्टी सामने आई है इस सूरत में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इंडिया एक बड़ा मजबूत मुल्क है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अपरेटस है वहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि अभी जैसे जलसा फरमा रहे थे, आम आदमी पार्टी आई, उसने मरकज में हुकूमत बना ली, पंजाब में हुकूमत बना ली, कुछ और किए, लेकिन अब उनके अपने लोग ही जो हैं वो बिखरना शुरू हो गए हैं और उनकी लीडरशिप को बड़ा टाइट कर दिया गया, उनको जेलों में डाला गया। तो देखिए, ये 2 बड़ी पार्टीज हैं। अब जैसे बीजेपी है, ये बेसिकली जो लोग इतना ज्यादा कर रहे हैं, ये बेसिकली इंडिया के अंदर अपोजिशन की नाकामी है कि वो मोदी के को जो इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको भी जो है उसको भी कैपिटलाइज नहीं कर सके, बल्कि वो हर दफा मजीद सीट्स जीतता जा रहा है, स्टेट्स जीतता जा रहा है। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन की शक्ल है और मैं नहीं समझता कि कुछ है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी और जो वहां पे जो एस्टैब्लिशमेंट जिसे हम कह लें, वो जुडिशरी हो या पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी रूलिंग पार्टी हो, वो बिल्कुल उसके खिलाफ ये मौकफ है। जी, सॉरी, 22 स्टेट्स उनके हाथ में है इस वक्त। जी 22 स्टेट्स हैं, 72-75% टेरिटरी पे उनकी हुकूमत है, आबादी बड़ी उनकी सपोर्ट करती है। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये पब्लिक रिएक्शन है। चीफ जस्टिस ने एक स्टेटमेंट वहां पे दे दी, लोग आ गए, लेकिन क्या
जो पार्टीज होती हैं उनके नजरिए होते हैं, मैनिफेस्टोज होते हैं, टाइम लगता है, जनरेशनल प्रोसेस होता है, तो इतनी जल्दी तो नहीं है, लेकिन अगर ये पार्टी एक अच्छी मूवमेंट बन जाए और ये चीजें करने की कोशिश करे, और वहां पे जो लोग वोटर सपोर्टर है वो भी हमारे जैसे पाकिस्तान के वोटर सपोर्टर होते हैं, यहाँ पे कास्ट को देखा जाता है, रिलीजन को देखा जाता है, सोसाइटल फैक्टर्स देखे जाते हैं, कल्चरल फैक्टर्स देखे जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने खवातीन के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, उनको बहुत सारे उनके लिए प्रोजेक्ट्स लेके आए ताकि उनको पता है कि 51% तो वोट इनके हैं, तो इनको कुछ दो ताकि ये हमारे साथ अटैच हो। तो बहुत तरीके से हुकूमतें वहां पे उनके पास चीजें करती हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद होगी इंडिया के लोगों के लिए, और बल्कि वो कह रहे हैं जी इसको तो पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन उनकी भी मजाक की हदें होती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये मुश्किल है कि कोई इमीडिएटली ये बहुत कुछ कर सकें। जावेद मलिक साहब, आप कहिएगा कि जैसे बीजेपी की बहुत ज़्यादा पहले फैन फॉलोइंग हम देख रहे थे, लेकिन अभी देखा जाए तो इंस्टा पे 16 मिलियन फॉलोअर्स ये कॉकरोच जनता पार्टी ने बना लिए हैं। इसने कांग्रेस और बीजेपी दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, डेफिनेटली ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है एसेंशियली तो एक पॉलिटिकल सैटायर के तौर पर सामने आई थी। हकीकत है कि इसके जो फाउंडर हैं वो आई थिंक अभिजीत उनका नाम है, वो आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं, लेकिन इसमें एक तो इसका कॉमिकल या एक सैटायर के तंजो मजाह में आप इसको देखें, लेकिन अगर आप इसको इसके अंदर जो इम्प्लिसिट एक मैसेज है वो ये है कि देखिए जो एक यूथ फ्रस्ट्रेशन है या नौजवान जेन जी जिनको हम कहते हैं, जो कि एक नई तरह से सोच रखते हैं, उनको ये समझते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, उनको कॉकरोच कहा जाता है या पैरासाइट कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कि वो लेजी हैं और उनके पास कोई ऐसा मीडियम नहीं है जहां पे वो उसका इजहार कर सकें अपनी फ्रस्ट्रेशंस का। इसका एक एग्जाम्पल आपने देखा कि नेपाल में भी हमने देखा कि एक सिंगर हैं जिनका नाम आई बिलीव बालन शाह है। He used to be a rap artist, यानी वो एक रैप म्यूजिक के आर्टिस्ट थे और उन्होंने अपनी जो म्यूजिक के जरिए जो यूथ है उनको उन्होंने वो मोटिवेट किया। और अगर आप नेपाल की तारीख में जाएं तो वहां पे एक जमाने में बादशाहत थी, फिर एक डेमोक्रेसी आई और ट्रेडिशनल एंड एस्टैब्लिश्ड पार्टीज मौजूद हैं वहां पे, लेकिन वहां पे भी बालन शाह जो एक सिंगर थे जिन्होंने यूथ को ऑब्वियसली उनकी फ्रस्ट्रेशन को चैनल किया थ्रू म्यूजिक, और फिर उन्हें वो वजीर आजम है आज वहां के नेपाल के, आप देख सकती हैं ये हकीकत है। इस तरह आप बांग्लादेश में देखें, वहां पे भी एक यूथ मूवमेंट जेन जी मूवमेंट चली जहां यूथ फ्रस्ट्रेशन को लेकर वो आगे आया, हमने देखा आज वहां पे हुकूमत बदल गई। देखिए जेन जी जो है ना, ये वो लोग हैं जो जनरेशन जेड कहलाते हैं, ये टेक सेवी लोग हैं, यूजुअली सोशल मीडिया पे रहते हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इस किस्म के जो जितने भी सोशल मीडिया के साइट्स हैं वहां पे वो बहुत एक्टिव हैं और वो समझते हैं वहीं पे वो अपनी राय का इजहार भी करते हैं। वो ट्रेडिशनल अंदाज से निकल चुके हैं, वो एक तरह से डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं। तो उनकी ऑब्वियसली अगर उन्होंने इस चीज ने रेजोनेट किया है किसी के लिए, किसी ने इस चीज को देखा है, उन्होंने कहा है कि हम कॉकरोच हैं, यानी कॉकरोच से मुराद है कि उनको कहा गया, उन पर तंज किया गया, उन्होंने उसको बजाय उस तंज को अपनी ऊपर ढाल बना के बिल्कुल उन्होंने क्राइटेरिया भी कुछ इसी तरह से रखा ना, अगर हमारी पार्टी में आना है तो आपका लेजी होना चाहिए, आप बेरोजगार होने चाहिए, तभी आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए जो लेजीनेस और जो बेरोजगारी है उसकी रीजन वो नहीं है बल्कि सिस्टम है। सिस्टम ने उनको बेरोजगारी का तोहफा दिया है और उनको लेजी होने पे मजबूर कर दिया है, बिकॉज वो टेक से रिलेटेड लोग हैं, वो ट्रेडिशनल जॉब्स नहीं करते। अभी आप जानती हैं दुनिया में टेक्नोलॉजी ने बिल्कुल एक रेवोल्यूशन बर्पा कर दिया है। तो ऑफकोर्स है तो ये एक पॉलिटिकल सैटायर, बट हम इसको बिल्कुल ही रूल आउट नहीं कर सकते। एक यूथ फ्रस्ट्रेशन को एम्बॉडी करके हो सकता है ये पार्टी कुछ भी ना करे, लेकिन मुस्तकबिल में जो है बिल्कुल हो सकता है ये पार्टी कुछ ना करे, लेकिन मुस्तकबिल में बहुत कुछ हो भी सकता है। इसके साथ ही मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।